पहला टॉपिक हमारे पास है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़ होती हैं। और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। चार्ज किसके इक्वल होता है? Q इक्वल टू N इंटू ई, वेयर Q इज अवर चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है क्वेश्चन में? 2, 3, 5, 10, उनका नंबर इज N। और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? कैपिटल C। कैपिटल C क्यों लगाते हैं? बिकॉज द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम जो होती है चार्ज की SI यूनिट होती है, इसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं। तो ये था हमारे पास चार्ज। चार्ज पे दो सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपको वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको N निकालने हैं। 1 कूलम मतलब आपको क्या दे रखा है? Q क्वेश्चन में गिवन है। तो Q के लिए फॉर्मूला होता है N इंटू ई। वी हैव टू फाइंड आउट N। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q अपॉन E बन जाएगा। तो Q के लिए कितनी वैल्यू गिवन है? 1 कूलम, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 1 कूलम है। और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करना ऑब्वियसली आपको आती ही होगी, जिसका फाइनल रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, इससे हम राउंड ऑफ कर देंगे, कितना रिजल्ट लिख देंगे? 6 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम में इतने ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 फैराडे ऑफ चार्ज। अब 1 फैराडे जो होता है ना, चार्ज की बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96485 कूलम, 96485 कूलम्स, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला फिर से लगाना है, Q इक्वल टू N इंटू ई। वे हैव टू कैलकुलेट N। आप Q के प्लेस से 1 फैराडे डाला और E के प्लेस पे जो E की वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम 1 फैराडे लेके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे यूनिट कूलम है और ऊपर यूनिट फैराडे है, तो दोनों यूनिट डिफरेंट है, इसलिए सॉल्यूशन आना इम्पॉसिबल है। तो पहले हम फैराडे को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कूलम्स में। तो कूलम में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 96485 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। रिजल्ट आएगा 6030.31 10⁻20। और N की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻23। तो ये दो क्वेश्चन होते हैं चार्ज पे, बहुत सिंपल होते हैं, 1 या 2 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक रैप होता है चार्ज का। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो करंट होता है। करंट को हम कैपिटल I से दिखाते हैं। और करंट का मतलब क्या होता है? इसके डिफाइन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज आपका मूव कर सकता है पर यूनिट टाइम के अंदर, वही क्या होता है? हमारा करंट होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q अपॉन T। तो I के लिए फॉर्मूला हो गया Q अपॉन T, वेयर Q इज N इंटू ई। Q के लिए फॉर्मूला होता है ना पीछे N इंटू ई, तो आप Q के प्लेस से फॉर्मूला डाल सकते हो। और टाइम इज टाइम। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एम्पेयर। और उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल A होता है, ठीक है। इसके अलावा ना 2 छोटी यूनिट और होती हैं करंट के लिए। एक होती है मिली एम्पेयर, दूसरी होती है माइक्रो एम्पेयर। मिली का मतलब है 10⁻³ एम्पेयर, और माइक्रो का मतलब है 10⁻6 एम्पेयर। तो सपोज आपको कह रहा है कि 2 मिली एम्पेयर आपके पास अवेलेबल है, तो 2 के प्लेस पे 2 और मिली के प्लेस पे कितना लिखेंगे? 10⁻³ एम्पेयर। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी किसकी? I की। और यहाँ पे दे रखा है 2 माइक्रो एम्पेयर, तो 2 और माइक्रो के प्लेस पे 10⁻6 एम्पेयर। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी 2 माइक्रो एम्पेयर की। अब आपको डिफाइन करना है कि 1 एम्पेयर क्या होता है। एम्पेयर क्योंकि यूनिट होती है करंट की, तो कभी कभी यूनिट के नाम से यूनिट वैल्यूज़ की डिफाइन पूछ लेते हैं कि डिफाइन 1 एम्पेयर। तो सोल्यूशन कैसे करना होता है? देखो I के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T होता है नहीं होता? अब Q अगर मैं 1 डाल दूँ, टाइम मैं 1 डाल दूँ, तो क्या दोनों सॉल्व करके I की वैल्यू 1 दे देंगे? तो जब भी हमें ना किसी भी यूनिट को 1 की फॉर्म में डिफाइन करना होता है, तो जो भी इसके फॉर्मूले में वैल्यूज आती हैं उन सबको कितना मान लो? 1 मान लो। तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा? तो सोल्यूशन हो जाएगा व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज मूव करता है 1 सेकेंड के अंदर थ्रू अ कंडक्टर, देन प्रोड्यूस्ड करंट इज साइड टू बी 1 एम्पेयर। तो उस केस में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पेयर बोलते हैं, ठीक है। एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करने का काम करती है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट एंड इट हैज़ अ वेरी लोअर रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसको हम सीरीज़ या पैरेलल में से किस कनेक्शन में लगाते हैं? तो ये हमेशा किस कनेक्शन में लगता है? सीरीज़ कनेक्शन में लगाया जाता है। रीज़न क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को पास कर देगा कहाँ? जब इसको हम किस कनेक्शन में लगाएंगे? सीरीज़ कनेक्शन में लगाएंगे। और मेन काम क्या है इसका कि ये मेज़र कर पाए एक्यूरेट करंट को। तो एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिल जाएंगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये मैक्सिमम I को आसानी से मेज़र कर सकता है।
बट अगर इसको आप पैरेलल कनेक्शन में लगाओगे तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है ना, अलग अलग वायर्स होती हैं। तो किसी भी एक वायर में सपोज आपने इसको लगा दिया, तो जिस वायर में ना रेजिस्टेंस कम होता है, ये जितना करंट होता है सब उस तरह मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इन पैरेलल इट वुड ड्रॉ मोर आई बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसके वजह से जो वायर है, जो एमीटर हमारा बर्न हो जाता है और इस कंडीशन का नाम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेक प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था करंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपके पास बी। आपके पास ए पॉइंट पे एक चार्ज है क्यू और आपने उस चार्ज को मूव करवा के किस पॉइंट तक लेके जाना है, बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो आप सोचेंगे तो चार्ज अपने आप मूव तो कर नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ता है चार्ज को मूव करवाने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और उसको हम कैपिटल वी से दिखाते हैं। तो वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या बन गया, W/Q। वर्क को हम लोग, जो वर्क की यूनिट है वो जूल होती है, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यूनिट बन गई जूल पर कूलम, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। अब फिर से वही आ गया डिफाइन 1 वोल्ट। तो V के लिए फॉर्मूला क्या है, W/Q है। तो अगर आपको V कितना चाहिए, 1, तो W कितना होना चाहिए, 1 जूल, और चार्ज कितना पास होना चाहिए, 1 कूलम। तो when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। जब आपको 1 कूलम चार्ज मूव करना है 1 जूल वर्क करके, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। इसको हम किसके थ्रू मेज़र करते हैं, इट इज़ मेजर्ड थ्रू वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसा होता है, हमेशा पैरेलल होता है। रीज़न क्या है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और अगर इसको आप किस कनेक्शन में लगाओगे, सीरीज कनेक्शन में लगा दोगे तो ये अपने में से करंट को पास होने ही नहीं देगा। अगर पैरेलल में लगाओगे तो पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत कम मेजर होता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर, इसलिए इसमें से बहुत कम अमाउंट में आई पास होगा और आपका जो आई है वेस्ट नहीं होगा, कनेक्शन आपका यूजुअली वर्क करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओम्स लॉ और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई एक कनेक्टर है और इसमें आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो कनेक्टर में से कितना करंट पास होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस पर अप्लाई कर रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरली कौन अप्लाई करते हैं, बैटरीज। तो और आपके पास एक स्मॉल बैटरी एक बड़ी बैटरी है, तो ऑब्वियसली बड़ी बैटरी में से ज़्यादा करंट विड्रॉ होगा और स्मॉल वाले में से कम होगा। तो इसका मतलब रिलेशन कैसा मिलता है आपको, डायरेक्ट रिलेशन मिलता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना ही करंट वो अपने में से पास कर सकता है। तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कितना करंट का अमाउंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor at STP। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने कंडक्टर के दोनों एंड्स पे अप्लाई कर रखा है STP कंडीशंस पर। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर कितना करंट किसी कंडक्टर से मूव करता है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर अप्लाई कर रखा है। दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड प्रोपोर्शनलिटी सैलेंडली कॉन्स्टेंट यूज होता है, उसको R कहते हैं। और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, और यूनिट होता है इसकी ओम। हेडफोन टाइप इसका सिंबल होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ओम की। ना अब आ गया डिफाइन 1 ओम। तो R के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V/I, क्योंकि V किसके इक्वल था, IR के इक्वल था, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, V/I के इक्वल हो जाएगा। अब आपको फिर से ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 बनानी है, तो V कितना होना चाहिए 1 और I भी कितना होना चाहिए 1। तो इसका मतलब व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। जब 1 एम्पियर करंट मूव करेगा और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव करेगा, 1 वोल्ट पे, तो R की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 ओम हो जाती है, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, ठीक है। प्रॉपर्टी या एबिलिटी होती है किसी कंडक्टर की अपने में से करंट पास ना होने देने की, उसी का नाम क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सपोज आपके पास एक कंडक्टर था, इसमें से आप 100% करंट पास कर रहे हो, बट जब आउटपुट आपको मिलेगा कभी वो 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में करंट क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। और ये वेस्टेज ऑफ करंट एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये वेस्टेज 2 वजह से अराइज होती है। पहला होता है कोलिजन, दूसरा होता है इंटरेक्शंस। आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि कोलिजन इंटरेक्शन से क्यों वेस्टेज वगैरह होती है, बट ये आपकी सिर्फ क्या है, नॉलेज के लिए है। तो कोलिजन बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है किसी सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। और जब भी कोलिजन होता है एनर्जी हमारी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। और ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में रजिस्टर होती है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में रजिस्टर हो जाती है। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या है,
कि जो भी हमारे पास एक कनेक्टर है उसके पास खुद के एटम्स होते हैं, तो क्रॉस का मतलब एटम है और ग्रीन डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब हमारा आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन जब एटम की विसिनिटी से उसके नियर बाय से निकल रहा होता है तो उस पर दो फोर्सेस काम करती हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है एटम का, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन भी लगती है और रिपल्शन भी लगती है। अट्रैक्शन कब लगेगी, न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, और रिपल्शन कब लगती है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज रिपेलिंग अवर आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन। दिस विल इम्पीड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ना दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, पहला फैक्टर होता है लेंथ, दूसरा फैक्टर होता है एरिया। तो आपके पास सपोज एक कनेक्टर है, इसकी लेंथ है L और नीचे वाले कनेक्टर की लेंथ कितनी है, सपोज 3L है, ठीक है। तो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो फील कर रहा होगा इंट्रैक्शंस, फोर्सेस फील कर रहा होगा, बट पहले केस में वो कम फील करेगा, लेसर टाइम के लिए फील करेगा, और सेकंड केस में वो क्या करेगा, ज़्यादा टाइम के लिए फील करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कम इंट्रैक्शंस फील करेगा, यहाँ पे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इसलिए ज़्यादा इंट्रैक्शन फील करेगा। एंड मोर इज़ अ इंट्रैक्शन मोर इज़ अ रेजिस्टेंस, क्लियर है। सो मोर इज़ अ इंट्रैक्शन मोर इज़ अ रेजिस्टेंस। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और एक मेथड और है कि आई और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है। तो पहले केस में इलेक्ट्रॉन को ये छोटी लेंथ क्रॉस करने में टाइम क्या लगेगा, कम, इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लेस टाइम लगेगा इसलिए आई ज़्यादा पास हो जाएगा, और सेकंड वाले केस में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा थी इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेंथ के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है। अब एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये पहला कनेक्टर है, इसका सपोज एरिया ए है और नीचे वाले कनेक्टर का एरिया कितना है, 3A है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले केस में जो एटम है हमारा और जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी क्लोज है, और दूसरे वाले केस में डिस्टेंस क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो जब एरिया हमारा बढ़ता है तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम बढ़ जाता है, और हमें पता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्स में होती है। तो जितनी ज़्यादा दूर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम से उतनी कम उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो पहले वाले केस में एरिया कम था इसलिए फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है। और सेकंड वाले केस में एरिया ज़्यादा है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगी, इस रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। नाउ रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट में है और एरिया के साथ इन्वर्स में है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 R इज प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, और R के लिए फॉर्मूला बन जाएगा ρ L/A, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो रो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L, और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। नाउ हम देखते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल एनालॉजी है। सपोज हमारे पास ना चॉकलेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास चॉकलेट्स हैं और चॉकलेट की बहुत सारी ब्रांड होती हैं, लाइक 5 स्टार है, मंच है, ठीक है, डेयरी मिल्क है, सिल्क है, वट जो भी आप लोग कंज्यूम करते हो सारी की सारी चॉकलेट यहाँ पर है। अब इन सब चॉकलेट में ना एक चीज़ कॉमन है, इन सब की एक प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन है। वो प्रॉपर्टी क्या है, स्वीटनेस। हर एक चॉकलेट क्या होती है, ओवरऑल स्वीट ही होती है, स्वीट चॉकलेट होती है, ठीक है। उसका जो मेजरमेंट है, जो उसका मेजरमेंट होगा, डेट मीन स्वीटनेस का जो मेजरमेंट होगा, क्या 5 स्टार, मंच, डेयरी मिल्क, सिल्क, ये सब जो होती हैं इक्वली स्वीट होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़्यादा स्वीट होती है, कोई कम स्वीट होती है, ठीक है। तो स्वीटनेस इज़ अ प्रॉपर्टी जो हर एक चॉकलेट के पास है। लाइकवाइज रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी जो हर एक कनेक्टर के पास है। क्लियर हो रहा है, रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी जो हर एक कनेक्टर के पास है, जिसकी वजह से करंट के फ्लो को वो क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। बट कितना वो रेजिस्ट करेगा उसका मेजरमेंट ही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी इज अ मेजरमेंट ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर हो गया एनालॉजी से कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। नाउ इट इज मटेरियल डिपेंडेंट एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द रेजिस्टेंस। डेट मीन्स अगर आपको 5 स्टार, मंच या अलग अलग मटेरियल की स्वीटनेस को कैलकुलेट करना है तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसलिए ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम। तो ये टॉपिक रैप होता है हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। हम लोग डेरिवेशन करते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए और पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो सीरीज कनेक्शन में एक चीज़ याद रखनी है, जितना भी करंट हमारा मूव कर रहा होता है वो सेम होता है। मतलब यहाँ से R1 में से भी सेम करंट जाएगा, R2 में से भी सेम जाएगा और R3 में से भी सेम जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो R1 पे कितना लग रहा होगा V1, R2 पे कितना लग रहा होगा V2 और R3 पे कितना लग रहा होगा V3।
सो V इज़ वेरिएबल एंड I इज़ कांस्टेंट। ठीक है, आप एक का याद कर लो, दूसरे का क्या होता है उसके अंदर रिवर्स होता है। तो V से वेरिएबल, इसलिए V वेरिएबल है सीरीज कनेक्शन में, I हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। जो चीज़ वेरिएबल है उसी के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे V वेरिएबल है इसलिए V1 इक्वल टू IR1 सोन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, लेफ्ट वाली लेफ्ट में ऐड, राइट वाली राइट में ऐड, ये तीनों कंबाइन होकर कैपिटल V दे देंगे और यहाँ से I कॉमन आ जाएगा। अगेन V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, यहाँ से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है कि कनेक्शन कैसा है, सीरीज है। तो पैरेलल में क्या होता है कि 3 वायर आपके पास है, रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, तो तीनों में से I की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग जा रही होती है। जहाँ भी करंट का डिवीजन हो जाता है वो कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो R1 में से कितना जा रहा होगा करंट, I1 जा रहा होगा, R2 में से I2 जा रहा होगा और R3 में से I3 जा रहा होगा। बट तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या लग रहा होगा, सेम, विच इज़ अबव V। तो V हमारा सेम है और I हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो हमने पहले बोला जो चीज़ वेरिएबल है उसी के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम I1 I2 और I3 के लिए सॉल्व कर देंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, I1 सब कंबाइन होकर I बना लेंगे और यहाँ से V कॉमन आ जाएगा। नाउ I इक्वल टू V बाई R, तो V से V सॉल्व हो जाएगा। तो RP किसका इक्वल हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ पे P क्या दिखा रहा है, कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। तो क्योंकि ना यहाँ पे रेजिस्टेंस में डायरेक्ट एडिशन होता है इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा निकल के आती है। तो इस सर्किट में I की वैल्यू क्या होती है, कम, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स करके आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे R की वैल्यू कम निकलती है, इसलिए इस सर्किट के अंदर I की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर में से अगर आप क्या पास करते हो करंट, तो वो क्या होता है, हीट अप हो जाता है। तो व्हेन I इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस विच इज प्रोपोर्शनल टू, 3 फैक्टर प्रोपोर्शनल होती है, I स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्ट होती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज़्यादा करंट की वेस्टेज है, और वेस्टेज किस फॉर्म में अपीयर होती है, हीट की फॉर्म में अपीयर होती है। और जितने टाइम के लिए आपके पास करंट पास करता रहेगा उतने टाइम तक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो तीनों कंबाइन करके फॉर्मूला बनता है हीट एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इसके डेरिवेशन कर सकते हैं, तो V किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q के इक्वल होता है। तो W के लिए फॉर्मूला हो गया VQ, और पावर क्या कहती है कि वर्क अपॉन टाइम, पावर के लिए फॉर्मूला होता है। तो W के प्लेस से VQ लिख सकते हैं, और Q बाई T किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पावर के लिए एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, और कौन सी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हीट एनर्जी। तो फॉर्मूला बन गया पावर इनटू टाइम, टाइम को हमने उस तरफ क्रॉस कर दिया, तो पावर इनटू टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी, एंड पावर के प्लेस पे हम लोग VI सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT। फाइनली फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहले इसको यूज़ करते, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं लाइक आयरन, टोस्टर, हीटर, गीज़र, उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करा जाता है, इस मेथड को। इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज में भी यूज़ करते हैं। तो बल्ब पे क्वेश्चन है कि इट इज़ फिल्ड विद नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज नॉट विद ऑक्सीजन। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि बिकॉज दीज गैसेज आर इनर्ट इन नेचर, इसलिए इनको हम यूज़ करते हैं। और जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इतनी हीट डेवलप होती है बल्ब के फिलामेंट के अंदर कि वो फिलामेंट क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो अगर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मटेरियल यूज़ करोगे तो आपका बल्ब लॉन्गर टाइम के लिए काम करेगा, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। अब फ्यूज़ वायर बेसिकली अलॉय से बनी होती है। अलॉय किस चीज़ के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड वगैरह वगैरह के हो सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं और इसकी रेजिस्टिविटी हाई रखी जाती है। इसको हमेशा सीरीज़ में लगाना है, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में करंट पास करता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा फ्यूज़ वायर का, और जिसकी वजह से फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। और जैसे आई का अमाउंट इंक्रीज़ होगा फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, तो बाकी सारे कनेक्शन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं, और आपका जो अप्लायंस है या जो आपका जो भी सर्किट है वो सेफ हो जाता है शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोडिंग से। ठीक है, नाउ एडवांटेज क्या होती है पैरेलल कनेक्शन की ओवर सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपके पास सपोज टीवी है, आपके पास एसी है, आपके पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी आपके पास हैवी अप्लायंसेज हैं, बल्ब है, ठीक है, इन सबको आपने एक ही लाइन में लगा रखा होगा। तो यही तो मतलब है सीरीज कनेक्शन का। बट अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो पैरेलल में आप क्या करोगे, इनको अलग अलग जगह लगाओगे। तो टीवी अलग लाइन पे होगा, एसी अलग लाइन पे होगा, रेफ्रिजरेटर अलग लाइन पे होगा, और बल्ब भी अलग लाइन पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज टीवी फ्यूज़ हो गया, तो जैसे ही टीवी फ्यूज़ होगा तो आपकी जो वायर है मेल्ट होगी, तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो बाकी सब अप्लायंस काम नहीं करेंगे। बट इस केस में अगर टीवी फ्यूज़ हो जाता है
तो सिर्फ ये वाला कनेक्शन ब्रेक होगा, बाकी तीनों कनेक्शन स्टिल ऑपरेशनल रहेंगे। तो इन सीरीज इफ वन कंपोनेंट फेल, सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, नो अप्लायंस विल वर्क, बट इन पैरेलल इफ वन कंपोनेंट फेल अदर विल वर्क। ठीक है। सेकेंड है कि वी कैन नॉट कनेक्ट हैवी एंड लाइटर अप्लायंस इन सीरीज, क्योंकि इन सबकी आई डिमांड अलग अलग होती है, बट ये काम हम किस में कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, बल्ब, इन सब की आई डिमांड अलग अलग होती है और सीरीज़ में आई सेम जा रहा होता है। तो जो आई एसी को मिलेगा वही आई किसको मिलेगा, बल्ब को मिलेगा, बट बल्ब को इतने आई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज़, और फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, कनेक्शन आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि जितनी रिक्वायरमेंट बल्ब को है उतना आई यहाँ से पास हो सकता है, जितना एसी को चाहिए उतना यहाँ से पास होता है, मतलब यहाँ पे करंट का डिवीजन होता है। इसलिए हम हर एक अप्लायंस की आई की डिमांड को मेट कर सकते हैं। और सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए कम आई पास होता है, इसलिए भी इतना फिजिबल नहीं है, और पैरेलल में लेस रेजिस्टेंस इसलिए आई ज़्यादा पास करते हैं, इसलिए क्या होता है, फिजिबल होता है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है पावर। तो पावर बेसिकली क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, फॉर्मूला होता है वी आई। कैसे आता है, हम इसको पीछे डिराइव कर चुके थे जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में। अब वी किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो अगर आप इस वी के प्लेस पे आई आर डालते हो तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा आई स्क्वायर आर, और आई किसके इक्वल होता है, वी बाई आर के इक्वल होता है। तो आपको एक फॉर्मूला और मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। पावर के लिए तीन फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला हो गया वी आई, दूसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई आर। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। पावर की जो यूनिट है वॉट होती है, और फिर से आपको अगर 1 वॉट को डिफाइन करना है तो पावर इज बेसिकली वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है। तो जब 1 जूल वर्क होगा 1 सेकंड के अंदर, तो पावर को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 वॉट बोल देंगे। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है। यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आपके पास ना कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 100 वॉट का या 60 वॉट का, और कनेक्शन मेंशन कर देगा सीरीज में लगाया, एक बार पैरेलल में लगाया। तो ज़्यादा ग्लो करना है मतलब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा कब होता है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमारा मेन टारगेट है, हम ये देखेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हमें चाहिए। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में 100 वॉट का ज़्यादा ग्लो करता है और सीरीज कनेक्शन में 60 वॉट का ज़्यादा ग्लो करता है। अब इसको रीज़न क्या है, पैरेलल में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली सिर्फ पैरेलल के लिए होता है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर और रेजिस्टेंस किस रिलेशन में, डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है। तो जिस बल्ब की पावर ज़्यादा है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो हमारे पास जो कैंडिडेट कौन था, 100 वॉट, तो उसकी पावर ज़्यादा थी, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा ग्लो भी कौन करेगा, 100 वॉट। बट सीरीज़ में फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है सीरीज़ में इन्वर्स होता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो कम पावर का बल्ब यूज़ करना पड़ेगा। तो कम पावर किस बल्ब की थी, 60 वॉट बल्ब की थी। ठीक है। सो ये थ्योरी थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। ओके।